हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था विमी समीकरण के उपयोग और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे, है ना। उसी के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ध्वनि का वेग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। ध्वनि का वेग v से शो करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमने बोला क्या? प्रत्यास्थता गुणांक, इसको आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए, प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल ई से। उसके बाद घनत्व को कैपिटल डी से शो करते हैं। ठीक, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो मैं मान लेता हूं, माना v जो है किस पे डिपेंड करता है भैया? e पर और d पर। इसका पावर हमको पता है क्या? नहीं। इसका घात हमको पता है क्या? नहीं। तो मैं इतना बोल देता हूं कि v प्रोपोर्शनल है किसके? e की पावर a इंटू कैपिटल d की पावर b के। ठीक, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, वेग प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। तो मैंने बोल दिया v प्रोपोर्शनल है किसके? e के पावर a इंटू डी का पावर b। ठीक, हमको पावर के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने a और b ले लिया है। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ क्या लगेगा? कांस्टेंट। ठीक है जी, कांस्टेंट लगेगा। तो k e a इंटू डी की पावर b। ठीक, आप बता दीजिए जहाँ k एक नियतांक है, मतलब विमाहीन राशि होगा। ठीक, ओके। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ठीक, अब सबके वीमा की बात करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ v की वीमा। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका वीमा क्या आ जाएगा? LT-1। ठीक, उसके बाद e की वीमा। e कौन है भैया? प्रत्यास्थता गुणांक है। अब प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक साइड में दिखा रहा हूं, बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, अब प्रतिबल का विमी सूत्र, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका विमी सूत्र क्या मिलेगा हमको? ml-1t-2। ठीक है, ये प्रतिबल का विमी सूत्र है। ठीक, उसके बाद विकृति की कोई विमा नहीं होती, तो विकृति के जगह आप क्या लिख दोगे? 1। ठीक है, 1 नहीं लिखना है, सीधा विकृति को इग्नोर मार देना है। तो सीधा आप क्या बोल सकते हो? प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमी सूत्र है वो क्या होगा? ml-1t-2। बात समझ आ रहा है? विकृति का कोई विमा नहीं होता बेटा, इसलिए उसको इग्नोर कर दिए। ठीक, हमने सिर्फ किसका विमी सूत्र लिख दिया है? प्रतिबल का। तो जो प्रतिबल का विमी सूत्र है वही प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र होगा। बोलो ओके। ठीक, अभी फिर हाल आपको याद रखना है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र क्या लिख रहे हैं? ml-1t-2। ठीक है, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यास्थता, है ना, प्रत्यास्थता पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने बता दिया कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है और इसका विमी सूत्र आएगा ml-1t-2। तो यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद d, कैपिटल D की वीमा। तो भैया d कौन है? घनत्व है। d कौन है जी? घनत्व। और घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, याद रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो d का विमा क्या आ जाएगा? ml-3t0। L-3 क्यों होगा? क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, इसलिए मैंने क्या लिख दिया?
L-3, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। D की विमा क्या आ गई, ml-3 t की पावर 0, ठीक। अब समीकरण 1 में विमा रखने पर, समीकरण 1 में विमाएं रखने पर, विमाएं रखने पर, ठीक है जी, क्या पढ़े हमने, v इक्वल टू के इंटू ई की पावर a इंटू डी की पावर b, इसमें विमा रखते जाऊंगा। तो v के जगह मैंने रख दिया LT-1, ठीक, k विमाहीन राशि है, ठीक। e के जगह मैंने रखा ml-1 t-2, इसका पावर क्या लिया, a। उसके बाद d है, तो d के जगह लिखा ml-3 t का पावर 0 होल पावर b, ओके। अब देखिए ये पावर सबको मिलेगा, तो m का पावर a, l का पावर -a और t का पावर -2a, ओके, इनटू पावर, हिंदी में घात बोलते हैं उसको, ठीक, ये b सबको मिलेगा। तो m का पावर b, l की पावर -3b और t की पावर b इंटू 0 क्या होगा, 0। बात समझ आया क्या। अब आधार समान होने पर क्या होती है, ये घातें जुड़ जाती है, तो क्या मिलेगा, m यहाँ a है और यहाँ b है, तो a प्लस b, ठीक। l का पावर -a और यहाँ -3b है, तो -a -3b, बोलो ओके है क्या, ठीक। t का पावर -2a प्लस 0 क्या आएगा, -2a आएगा, ओके। अब लिख दिया मैं यहाँ पे LT-1, किसी को कोई डाउट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मास नहीं है, तो m का पावर क्या ले लिया, 0, ठीक। अब आप बोलोगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में m के घात की तुलना, m के घात की तुलना, m के घात की तुलना किया, तो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, a प्लस बी, ठीक है जी। यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, ओके। उसके बाद साइड में बोलना l के घात की तुलना, l के घात की तुलना, तुलना, ठीक है जी, l के घात की तुलना करोगे तो यहाँ -a -3b है, ठीक है, और यहाँ l का घात क्या है, 1 है, यहाँ पे l का घात क्या है, 1 है ना, तो 1 लिख दिया, ठीक है जी, ओके। अब लास्ट में मैं किसका तुलना कर दूंगा, t के घात की तुलना, t के घात की तुलना, तो देख लो भैया यहाँ -1 है और यहाँ -2a है, तो -2a इक्वल टू क्या लिख दिया, -1, तो a इक्वल टू क्या मिला, -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, a का वैल्यू हो गया 1/2, a का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 1/2, ठीक। अब a का वैल्यू निकल गया, उसको यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे रखूँगा, ज़्यादा इजी दिख रहा है, ठीक। a का मान रख देते हैं, मान रखने पर, ठीक है, क्या मिल रहा है अपने को, 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया बेटा -12, b इक्वल टू क्या आया, -1/2, ओके। अब इसका यूज़ नहीं है, इसको वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, हमारा काम इससे और इससे हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पे भी रखते ना, तो भी b का वैल्यू क्या आता, -1/2 आता सॉल्व करने पर, ठीक है। तो यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ये इजी लगा तो मैं इसमें रख दिया। किसी को कोई डाउट, ओके। चलिए अब a और b का वैल्यू मिल गया, तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर क्या है, v इक्वल टू k के जगह k e का पावर a है, तो a के जगह क्या रख दिया, 1/2, और कैपिटल D का पावर b है, तो b के जगह रख दिया -12, बोलो ओके। तो ये हो गया k e 1/2 अपॉन d 1/2, ठीक। पावर ऋणात्मक है, घात ऋण है, ऋण में है, इसलिए बटे में आ गया। अब इसको मैं क्या लिखा, e अपॉन d होल पावर 1/2। अब मैंने बताया था कि घात 1/2 होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल में। तो ये क्या हो गया बेटा, k इतने बस में है घात 1/2, ठीक, तो e अपॉन डी किस में आ जाएगा, वर्गमूल में, ठीक है जी। तो k वर्गमूल e अपॉन डी, k वर्गमूल e अपॉन डी, और इधर कौन है, v, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट संबंध है, लिख दो, यही अभिष्ट संबंध है। बोलो समझ आया क्या,
ओके है, ठीक है। तो विमीय समीकरण के हमने 3 उपयोग देखा था, शुद्धता की जांच करना, समीकरण के शुद्धता की जांच करना, दूसरा दो राशियों में संबंध स्थापित करना। दोनों यूज के उदाहरण हमने देख लिए, मतलब क्वेश्चन देख लिए दोनों पे बेस्ड। थर्ड हमने पढ़ा था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने पर आधारित है। तो क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में बदलिए, कार्य के मात्रक अर्ग में बदलिए। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्य का विमीय सूत्र लिख देता हूं भैया, इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं भैया। मैं कार्य का विमीय सूत्र लिख देता हूं। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? ml2 t-2, ml2 t-2 होता है। ओके, क्लियर। अब इसमें काम करना है अपने को, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे बोलना हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। एक ठोक फॉर्मूला है, लिख देना n2 = n1। ऐसे मत लिखो, हम जानते हैं कि मत लिखो, सीधा लिख दो, सूत्र करके लिख दो। n2 = n1 m1/m2 का पावर a, उसके बाद L1/L2 का पावर b और T1/T2 का पावर c। एकदम सिंपल भाषा में इसका यूज अपन कब करते हैं? जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, n2 = n1, ठीक है। अब जो विमीय सूत्र होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? MLT के फॉर्म में होता है। तो सिंपल सा लिख दिया m1/m2, L1/L2 और T1/T2। इसमें पावर a लिया, इसमें पावर b लिया और इसमें पावर c लिया, ऐसे याद रख सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब मुझे किसको किस में चेंज करना है? MKS मात्रक को CGS मात्रक में चेंज करना है ना। तो 1 किसको शो कर रहा है? MKS को, और 2 किसको शो कर रहे हैं? CGS को। ऐसा मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, m1/m2, m1/m2, m1 को क्या लिया? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। m मतलब मास ना, तो मास का ऐसा ही मात्रक MKS मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम लिया। और CGS मात्रक क्या होता है मास का? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। तो यहाँ पे लिख दिया 1 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, है नहीं जी। और ये ग्राम का ग्राम है, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻3। बोलो ओके है क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? उसके बाद बेटा L1/L2, L1/L2 लेंथ का ऐसा ही मात्रक, MKS मात्रक क्या होता है? लेंथ का, मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर। तो 1 मीटर लिख दिया। और CGS मात्रक क्या होता है? लेंथ का, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल हो गया, 100 बचा। 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2। बोलो ओके है क्या? ठीक है। उसके बाद T1/T2, T1/T2। तो ऐसा ही मात्रक, टाइम का ऐसा ही मात्रक MKS मात्रक क्या होता है? सेकंड, 1 सेकंड लिख दिया। और CGS मात्रक भी क्या होता है? सेकंड होता है। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या लिख दिया? 1। बोलो ओके है क्या? किसी को कोई डाउट? ठीक। अब देखिए, हमने कार्य का विमीय सूत्र क्या पढ़ा है? ml2 t-2, है ना। यहाँ पे m के पावर में कुछ नहीं है, मतलब कौन है? 1, ठीक है। तो देख लीजिए, a के जगह मैं रख दूंगा 1, b के जगह रख दूंगा 2 और c के जगह रख दूंगा -2। बात समझ आ रहा है? a के जगह 1, b के जगह 2 और c के जगह -2।
ठीक है, तो यहाँ पे बोल दीजिए आप a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -2 लेने पर। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मैं मान रख रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या आएगा भैया, n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की जगह क्या रखूंगा, 10 की पावर 3, है ना, और a की जगह क्या ले लिया, 1। उसके बाद L1 अपॉन L2 की जगह क्या लिखना है, 10 की घात 2। ठीक, और b की जगह क्या लिख दिया मैं, 2। उसके बाद T1 अपॉन T2 की जगह 1, है ना, और पावर क्या लिया, -2। किसी को डाउट इसमें? ठीक, अब देखिए ये हो गया n1। ठीक, यहाँ पे आया 10 की पावर 3 इंटू 2 दूनी 4, 10 का पावर 4 हो गया। ठीक है बेटा, और 1 का पावर कितना भी हो, 1 का घात कितना भी हो, कितने बार भी गुणा करो एक को, एक ही आता है, एक ही आता है, तो क्या आ गया, 1। ठीक, अब ये आधार समान है दोनों का, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो 10 की घात 3 गुनी 10 की घात 4 क्या आएगा, 10 की घात 7, तो 10 की घात 7 n1 लिख दिया। बोलो ओके है क्या, क्लियर? ठीक, अब ये हो गया n2, क्या हो गया बेटा, n2। ठीक, आप किसको किस में चेंज किए हो, जूल को अर्ग में चेंज किए हो, जूल को किस में चेंज किए हो, अर्ग में। तो आप बोल सकते हो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, क्लियर है, बोलो ओके है। तो जूल को हमने अर्ग में चेंज कर दिया, ये हो गया आंसर। बोलो ओके। क्यों लिखा भैया, क्योंकि MKS मात्रक क्या होता है, जूल, और CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है, तो ये आ गया 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मान SI पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा भैया, होमवर्क। ठीक, ये अपने को CGS मात्रक दिया है, SI में चेंज करना है। ठीक, तो इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, होमवर्क है आपका। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं विमी समांगता का सिद्धांत। ज्यादा बड़ा हो गया। विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है जी, क्या बोलता है विमीय समांगता का सिद्धांत, देख लेते हैं। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है समझते हैं। किसी भी भौतिक समीकरण के, किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, समान होती है। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोल रहा है, किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक, क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि दो राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है, दो राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी विमाएं क्या हो, समान हो। दो राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं क्या हो, समान। इसलिए दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, समान होती है। ऐसा कौन बोलता है, विमीय समांगता का सिद्धांत। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है, विमाएं समान होती है। ठीक, इसका कारण यह है कि, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो भैया, और कारण भी, इसका कारण यह है कि
दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, जब उनकी विमाएं क्या हो बेटा, समान हो। जब उनकी विमाएं क्या हो, समान हो। तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था? मीटर को मीटर सी जोड़ सकते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम सी जोड़ सकते हैं, न्यूटन को न्यूटन सी जोड़ सकते हैं। मीटर को किलोग्राम से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, है ना। तो दोनों राशियों की विमाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या मात्रक सेम होना चाहिए, तब जोड़ सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ये हो गया विमीय समांगता का सिद्धांत। बोलो ओके है क्या, क्लियर है? ठीक, तो इसको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक, और नोट कर लेंगे। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी हो तो ए और बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। शायद ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं वॉन डर वाल का समीकरण। क्या बोलते हैं इस समीकरण को? वॉन डर वाल का समीकरण। याद आ रहा है? ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको बोलता है ए और बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ए और बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक, ओके, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया समीकरण लिख लेंगे। दिया गया समीकरण क्या है भैया? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है ना। अब भी मैंने बताया विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है, दो राशियों को तभी जोड़ सकते हो जब उनकी विमाएं क्या हो, समान हो। तो P और A अपॉन वी स्क्वायर जुड़ा हुआ है, मतलब इनकी विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से P की विमा बराबर A अपॉन वी स्क्वायर की विमा। भैया दोनों की विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसा हम मान लेते हैं विमीय समांगता के सिद्धांत से। ठीक, अब देखिए P कौन है भैया, दाब है। P कौन है जी, दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है बेटा। और बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं, mL/t-2 होता है क्या, है ना। बल का विमीय सूत्र mL/t-2 और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगा, L2। बोलो ओके। तो फाइनली दाब का विमीय सूत्र मिलता है mL-1t-2। बात समझ आ रहा है? दाब का विमीय सूत्र क्या मिला, mL-1t-2। ओके, तो मैंने T का विमा क्या रख दिया, mL-1t-2। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब A की विमा हमको नहीं पता, A रहने दो। V आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब। और मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का। तो क्या लिख दूंगा, L क्यूब। किसके जगह, V के जगह। V की विमा क्या हो गई, L क्यूब, और इसका स्क्वायर है तो क्या लिख दिया, स्क्वायर। बोलो बेटा ओके है। ठीक, अब हमको क्या मिल रहा है जी, mL-1t-2 A अपॉन L6, 3 दूनी 6 ना। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा, mL-1t-2 इंटू L की पावर 6 इक्वल टू A। तो फाइनली A की विमा हमको क्या मिलता है देखते हैं। M का M, यहाँ L का पावर -1 है और यहाँ L का पावर 6 है, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। तो M L का पावर 5 और T तो अकेले है, नोट कर लीजिए, T का पावर -2। क्या बोला, समझ आया? M
उसके बाद -1 + 6 5 हो गया, और t - 2 को वैसे ही नोट कर दिया, तो a की विमा निकल गई। ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो हमको क्या दिया है, p + a/v² इंटू v - b = r2। तो v में b को घटा रहा है, मतलब उन दोनों का विमा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है। पुनः विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से देखिए भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखो एक बार दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में लिखा है p + a/v² इंटू v - b = rt। यहाँ पे देखिए घटाए हैं, v में b को घटाए, मतलब दोनों का विमा क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा, इसलिए घटा दिए। तो आप बोल दो भैया, क्या बोलोगे, विमीय समांगता के सिद्धांत से b की विमा बराबर v की विमा। v कौन है, आयतन है। v कौन है बेटा, आयतन। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, L3। क्या होता है, L3, मतलब इसको क्या लिखा, m0 L3 T0। दिस इज आंसर। ये हो गया b की विमा। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।